हेलो दोस्तों। ऐसे सक्सेसफुल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के गुरु मिस्टर राधा किशन दमानी डीमार्ट के फाउंडर के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बिना एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्कूलिंग, ये स्टॉक मार्केट और राशन का सामान बेचकर बने एक बिलियनियर। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर राधाकिशन दमानी की नेटवर्थ 1580 करोड़ यूएस डॉलर्स है। इन्हें मिस्टर वाइट एंड वाइट के नाम से भी जाना जाता है। इनके सिंप्लिसिटी और ग्राउंड टू अर्थ नेचर के साथ इनके हमेशा वाइट पहनने के पहनावे के वजह से। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने से पहले मिस्टर राधाकिशन ने अपना करियर एक बॉल बेयरिंग के छोटे से बिजनेस से शुरू किया था, पर उन्हें क्या पता था उनकी किस्मत में उनके लिए कुछ और ही लिखा है। शुरुआती दिनों में इन्होंने ट्रेडिंग कर कर और एमएनसीज में इन्वेस्ट कर कर प्रॉफिट कमाया। फिर जब 90s में हर्षद मेहता स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाना शुरू किया। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक इन्वेस्टर जो स्टॉक ए को 100 रुपीज़ पर शेयर में ट्रेड करने की सोच रहा है। उसे लग रहा है कि इसके प्राइजेस फॉल होंगे जब कंपनी उसकी एनुअल अर्निंग्स अनाउंस करेगी, तो इन्वेस्टर पहले ही 100 शेयर्स बोरो कर लेता है ब्रोकर से, जो वो शॉर्ट सेल करेगा मार्केट में। एक वीक बाद स्टॉक ए का प्राइस गिर जाता है 90 रुपीज़ पर शेयर के लिए, जब कंपनी एनुअल अर्निंग्स अनाउंस करती है। तो इन्वेस्टर अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करके स्टॉक ए के 100 शेयर्स मार्केट से खरीद लेता है 90 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस में, और वो शेयर्स ब्रोकर को रिटर्न कर देता है। इससे इन्वेस्टर को 10 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट होता है, यानी टोटल पूरे ट्रांजैक्शन में 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, कमीशन और इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके। वहीं पे अगर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता 110 रुपीज़ पर शेयर के लिए और इन्वेस्टर अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करना चाहता, तो इन्वेस्टर को 1000 रुपीज़ का लॉस होता, क्योंकि उसे 110 रुपीज़ पर शेयर मार्केट से खरीदने पड़ते। उम्मीद करती हूँ आपको शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट इससे समझ गया होगा। हर्षद मेहता बैंक्स के पैसों का यूज़ करके स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे। उन्होंने कुछ स्टॉक्स में हेविली इन्वेस्ट करके उनके प्राइस लेवल्स काफ़ी ऊपर पहुंचा दिए थे। उन्होंने एसीसी के स्टॉक्स तो कुछ मंथ्स के अंदर 200 रुपीज़ से 9000 रुपीज़ तक पहुंचा दिए थे। उन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स उनके प्राइजेस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। फंडामेंटल में कोई चेंजेस ना होने के बाद भी उनके प्राइसेस आसमान छू रहे थे। ये प्राइसेस का ट्रेंड देखकर मिस्टर दमानी हैरान रह गए। उन्हें समझ गया कि हर्षद मेहता उन स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा है और इतने हाई वैल्यूएशंस पर ये स्टॉक ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, और जैसे ही हर्षद मेहता के फंड्स ख़त्म हो जाएंगे, ये स्टॉक्स गिर जाएंगे। तो जिन स्टॉक्स को हर्षद मेहता मैनिपुलेट कर रहे थे, उन स्टॉक्स की मिस्टर राधाकिशन दमानी ने शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें हर्षद मेहता के फंडिंग के बारे में पता नहीं था। इतना सारा फंड हर्षद मेहता के पास आ कहाँ से रहा है। वो कंटिन्यूसली बैंक से बहुत सारा फंड ला रहे थे, और उन स्टॉक्स को खरीदने के वजह से स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे थे, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इससे मिस्टर दमानी को 1 से 2 बार बड़े लॉसेस भी हुए थे। पर जब हर्षद मेहता स्कैम के बारे में सबको पता चला था, तब वो स्टॉक्स काफ़ी भारी मात्रा में नीचे गिर गए थे, और मिस्टर दमानी को इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ और उनका नेटवर्क भी काफ़ी बढ़ गया। इसके कुछ ही साल बाद वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर चंद्रकांत संपत, जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करके सक्सेस हासिल की है, उनसे इंस्पायर होके मिस्टर राधाकिशन दमानी ने
वैल्यू इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस किया। वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करके मिस्टर दमानी जब कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स जब कभी बॉटम आउट हो जाते यानी चीप वैल्यू पे अवेलेबल होते तब उन्हें खरीद लेते थे और उन्हें काफ़ी टाइम तक होल्ड रखते थे। उन्होंने रिसेंटली गाती और टीसीआई जैसी लॉजिस्टिक कंपनीज में 2014 के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था और इन दोनों के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। मिस्टर दमानी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट सेलिंग दोनों का सही टाइम पे सही यूज़ किया था। उन्होंने वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे शेयर्स 2000 में लगभग 85 रुपीस के एवरेज प्राइस पे खरीदे थे। एचडीएफसी बैंक, गाती, ब्लू डॉट, जिलेट, इंडिया सीमेंट इन जैसे कई कंपनी के स्टॉक्स में उन्होंने कई गुना रिटर्न्स कमाए हैं। वो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को 5 से 10 साल तक होल्ड करने के लिए पसंद करते हैं। इन्हें ऑलरेडी कंज्यूमर बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था और इन्होंने इसमें इन्वेस्ट भी किया था। डीमार्ट शुरू करने से पहले उन्होंने नई मुंबई में नेरुल में अपना बाज़ार की फ्रेंचाइजी ली थी। इससे उन्हें रिटेल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखने मिला। 2002 में इन्होंने रिटेल चेन डीमार्ट की शुरुआत की। इनका हमेशा से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रहा है, चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट। 2001 से 2002 में रियल एस्टेट के रेट्स काफ़ी गिर चुके थे, जिसका मिस्टर दमानी ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने बिजनेस माइंड को चलाते हुए प्रॉपर्टीज़ खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले ही ठाणे और नवी मुंबई के आउटस्कर्ट्स में प्रॉपर्टी खरीद ली थी, ये सोच के कि आगे आने वाले टाइम में पॉपुलेशन इंक्रीज़ और सिटी के एक्सपेंशन के वजह से ये जगह मेन सिटी के आसपास आ जाएगी और उनकी सोच सही निकली। आज ये स्टोर्स मेन सिटी के पास पॉपुलेटेड एरियाज़ में हैं। बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट, मिस्टर दमानी अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। फिर उस पे लोग क्या कहेंगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों का काम है कहना। जब सभी रिटेलर्स एक्सपेंशन के पीछे भाग रहे थे तब मिस्टर दमानी ने प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दिया, लोगों से कुछ अलग सोचा और उसके बाद एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। 2011 तक डीमार्ट के बस 25 स्टोर्स थे और इसके बाद रैपिड एक्सपेंशन के वजह से आज 100 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं। भले ही न्यू स्टोर्स खोलने जितने पैसे उनके पास आ गए हो, जब तक कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उस लोकेशन पे न्यू स्टोर एग्जिस्टिंग स्टोर जितना एफिशिएंटली चलेगा, वो न्यू स्टोर नहीं खोलते। और यही उनके सक्सेस का राज है कि आज तक उनका एक भी स्टोर क्लोज नहीं हुआ है। जब ई कॉमर्स का ट्रेंड शुरू हुआ था तब रिटेल एक्सपर्ट्स उन्हें ई कॉमर्स में जाने की राय दे रहे थे, पर उन्होंने ट्रेडिशनल मॉडल और उसको बेटर बनाने के फोकस को चूज़ किया और आज डी मार्ट दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है। वो हमेशा अपने प्रिंसिपल्स और बिजनेस एनालिसिस के बेसिस पर ही डिसीजन लेते हैं, चाहे ट्रेंड कैसा भी चल रहा हो। 1995 में मिस्टर दामानी एचडीएफसी बैंक के बड़े शेयर होल्डर थे। कुछ इन्वेस्टर्स ने उनसे पूछा कि मार्केट में बहुत सारे बैंकिंग और दूसरे स्टॉक्स चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, तो फिर एचडीएफसी बैंक में ही क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? कुछ साल बाद वो शेयर मल्टीबैगर बन गए और उन इन्वेस्टर्स को अपना जवाब मिल गया। डीमार्ट का मॉडल अपने कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंट रहा है। इनका फोकस इनके मॉडल के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स पे रहा है, जो है कस्टमर्स, वेंडर्स और एम्प्लॉयज़। डीमार्ट ने मिडिल इनकम ग्रुप के ऑडियंस को टारगेट किया और डिस्काउंट्स को मैग्नेट की तरह ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया। और जैसे कि 90% स्टोर्स डीमार्ट के खुद के हैं, उन्हें रेंट पे करना और डेब्ट जैसी चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती, जिससे इनका कैश सेव हो जाता है
और वो इन रिटर्न कस्टमर्स को और ज़्यादा डिस्काउंट दे पाते हैं। इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह कस्टमर्स की हर नीड पर नहीं पर कस्टमर्स की रेगुलर नीड्स पर फोकस किया। वेंडर से रिलेशनशिप मेंटेन करना इस मॉडल का सेकंड इम्पॉर्टेंट पिलर है। जैसे कि मिस्टर दमानी ट्रेडिंग बैकग्राउंड से आते हैं, इनकी वेंडर्स से रिलेशनशिप मेंटेन करना काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ रही है। एफएमसीजी इंडस्ट्री के हिसाब से पेमेंट 12 से 21 दिन के बीच में हो जानी चाहिए, पर डीमार्ट अपने वेंडर्स की पेमेंट 11th डे पर ही कर देता है। ये वेंडर्स से अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने के साथ अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देने के साथ साथ खुद भी प्रॉफिट कमा सकता है। इतना ही नहीं, होलसेलर्स और रिटेलर्स अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाकर चीज़ों को बेचते हैं, जिस वजह से चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। पर डीमार्ट ये चेन ब्रेक करते हुए सारी कमोडिटी सीधा फार्मर्स या कंपनीज से सस्ते में खरीदते हैं। ये एक मेन रीज़न है जिसके वजह से ये अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देने के साथ साथ प्रॉफिट भी कमा पाते हैं। इस मॉडल का थर्ड इम्पॉर्टेंट पिलर है एम्प्लॉयज़। डीमार्ट ने अपने एम्प्लॉयज़ के कैटेगरी के लिए कोई स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं रखी है। अगर सही एटीट्यूड और कमिटमेंट हो तो वो 10th स्टैंडर्ड के ड्रॉप आउट को भी हायर कर ले। ये रॉ टैलेंट को हायर करके उनकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो उनको अपने हिसाब से मोल्ड कर सके। इन्हें एक बार सारी पॉलिसीज़ और वैल्यूज़ के बारे में समझा दिया जाता है, जिसके बाद वो अपना काम पूरे डेडिकेशन के साथ बिना किसी के कंटिन्यूस इवैल्यूएशन से करते हैं। उन्हें बता दिया जाता है कि उन्हें क्या गोल अचीव करना है। जितना फ्यूचर ग्रुप के 1000 स्टोर्स और रिलायंस रिटेल के 1450 स्टोर्स कमा रहे थे, उतना डी मार्ट बस 65 स्टोर्स में अचीव कर रहा था। जहां डी मार्ट 53 करोड़ रुपीस पर स्टोर कमा रहा था, वहां रिलायंस रिटेल बस 7.45 करोड़ रुपीस पर स्टोर कमा रहा था। बिना कोई प्रॉपर एजुकेशन एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने ये दिखा दिया कि क्वालिफिकेशन से ज़्यादा डिटर्मिनेशन और पैशन ज़रूरी होता है। इन्होंने स्टॉक मार्केट के एनालिसिस के वजह से एक ऐसा बिजनेस बनाया जो आइडियल और परफेक्ट हो और जो बस इन्हें ही नहीं, इनके शेयर होल्डर्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।